मेरा नाम नितेश है और मैं एक घर के ऊपर वाले पोर्शन में रहता था। वो पोर्शन ऐसा बना था कि वहां सामने वाले हिस्से के साथ खुली छत भी थी। मेरे पूरे मोहल्ले में घर इसी तरह से बने हुए थे कि सभी की छतें एक दूसरे से मिली हुई थी। कोई भी आराम से एक दूसरे के घर पर आ जा सकता था। जब भी मैं शाम को टहलने के लिए अपनी छत पर जाता तो दूर दूर तक बने हुए घरों को देखता रहता। कहीं छतों पर बच्चे खेल रहे होते तो कहीं औरतें अपने घरेलू काम काज कर रही होती। रात होते होते गर्मियों के टाइम में कुछ लोग अपनी छत पर ही चारपाइयां डालकर लेट जाते और बातें भी करते। सबको अपने परिवार के साथ इस तरह रहते हुए देखकर मेरे मन में भी इच्छा होती कि काश मेरा भी कोई परिवार होता। इसीलिए अब मुझे लगने लगा था कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। वैसे भी मेरी उम्र हो चुकी थी और जब भी मैं अपने आसपास के लोगों से मिलता तो वो लोग भी मुझसे यही सवाल करते कि तुम शादी कब करोगे। लेकिन सच तो ये है कि मेरा सोचना बाकी सबसे अलग था। सबको लगता है कि एक उम्र होने के बाद शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन मेरा सोचना ये था कि शादी करने से पहले मेरे पास ठीक ठाक पैसे होने चाहिए, क्योंकि सच कहूं तो बचपन से ही मुझे अमीर बनने का भूत सवार था। मैं गरीबी में पैदा हुआ था। ना तो मेरे पास कोई खानदानी पैसा था, न जमीन जायदाद, और ना ही कोई ऐसा इंसान जिसके सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम में बिता सकूं। मैंने अपनी जिंदगी में गरीबी के बहुत बुरे दिन देखे थे। ऐसे दिन भी जब मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी तक नहीं होती थी। शायद इसी वजह से मुझे पैसों की सनक सी सवार हो गई थी। जब मेरे पास पैसा आना शुरू हुआ तो मैंने उसे तेजी से जमा करना शुरू किया। हाँ, बस फर्क इतना था कि पैसा कमाने का मेरा रास्ता कोई ईमानदारी का सीधा साधा रास्ता नहीं था। दरअसल मैं लोगों से पैसे लेता था और फिर उन्हें अमीर बनने के बड़े बड़े सपने दिखाता था। मैं उनसे कहता कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस चला रहा हूँ और अगर तुम इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे तो तुम्हारा पैसा भी दुगना हो जाएगा। जब वो लोग मुझे पैसा दे देते तो शुरुआत के कुछ महीनों में मैं उन्हें थोड़ा बहुत बेनिफिट दे दिया करता था। जब उन्हें लगातार कुछ महीनों तक पैसे मिलते रहते तो उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा हो जाता। फिर अगली बार अगर मैं उनसे पैसे मांगता तो वो आंख बंद करके मुझे पहले से भी ज्यादा पैसे लाकर दे देते। मुझे पैसे देने वालों में कुछ लोग अपनी सेविंग्स देते थे तो कुछ लोग अपना काला धन भी लाकर दे देते थे। सब लोग मुझे मनी मास्टर कहकर बुलाने लगे थे। मैं भी ये नाम सुनकर मुस्कुरा देता था। धीरे धीरे जब लोगों से मेरे पास बहुत बड़ी रकम जमा हो जाती तो एक दिन मैं झूठा दुख भरा ड्रामा करके उनसे कहता कि मेरा बिजनेस डूब गया और मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। ये सुनकर लोग गुस्से में आ जाते, लेकिन वो मेरा ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाते थे, क्योंकि मैं उनसे कहता कि अरे तुम्हारे तो बस 2-3 लाख रुपए ही डूबे हैं, लेकिन मेरे मेरे तो कम से कम 20 लाख रुपए डूब गए हैं। जबकि सच्चाई ये थी कि जिन पैसों के बारे में वो मुझसे पूछताछ करने आते थे उनमें से ज्यादातर पैसों का कोई भी कच्चा चिट्ठा नहीं होता था। इसीलिए वो लोग खुद भी उन पैसों को मुझसे खुलकर मांग नहीं सकते थे और ना ही मेरे खिलाफ पुलिस में शिकायत कर सकते थे, वरना बाद में उल्टा वही फंस जाते। इस तरह करते करते मैंने काफी सारा पैसा जमा कर लिया था। अब मेरी नजर सबसे पहले उस घर के ऊपर थी जिसमें मैं रह रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि जल्द से जल्द किसी भी तरह से ये पूरा मकान मेरे नाम पर हो जाए। नीचे वाला हिस्सा भी मैं खुद खरीद लूं और फिर पूरा घर मेरा हो जाए। ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी मेरी जिंदगी में एक लड़की आई। उसका नाम नीति था। मैं काफी समय से उससे बात कर रहा था। वो एक बहुत ही साधारण, समझदार और थोड़ी सुलझी हुई सी लड़की थी। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। यही उसके जीवन की सबसे बड़ी कमी थी और शायद इसी वजह से वो किसी सहारे और प्यार की तलाश में थी। मैं भी दिखने में हैंडसम था, शायद इसीलिए वो मेरी तरफ खिंचाव महसूस करने लगी थी। मैं जब भी उससे बात करता तो वो मेरी हर बात ध्यान से सुनती। नीति एक बहुत ही समझदार लड़की थी। वो बाहरी दिखावे से ज्यादा इंसान के चरित्र को महत्व देती थी। शायद यही वजह थी कि मैंने उसके सामने अपना एक अलग ही चरित्र दिखाया था। मैंने कभी भी उसे अपनी असली बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मैं उसके सामने खुद को एक ईमानदार और शरीफ इंसान दिखाता था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर उसे मेरी सच्चाई पता चल गई तो शायद वो कभी मेरी तरफ पलट कर भी नहीं देखेगी। धीरे धीरे मैंने उसे अपनी बातों में लिया और उसका भरोसा जीत लिया। फिर वो दिन भी आ गया जब हमारी शादी हो गई।
शादी के बाद जब मैं उसे अपने घर लेकर आया तो कमरे में उस वक्त हल्की रोशनी फैली हुई थी। नीति धीरे धीरे चलती हुई पूरे कमरे को देख रही थी। तभी उसकी नजर बेड पर जाकर टिक गई, जहां बिल्कुल नई सफेद रंग की चादर बिछी हुई थी। वो हैरानी से बोली, तुमने इसी रंग की चादर क्यों बिछाई है? घर में क्या कोई और रंग बिरंगी चादर नहीं है? आज हमारी शादी है और कमरे में इतनी साधारण सी चादर बिछी है। मैं हल्का सा मुस्कुराकर बोला, अरे तुम इन सब चीजों पर इतना ध्यान क्यों दे रही हो? इससे फर्क ही क्या पड़ता है? ये सुनकर वो चुप हो गई। वो बहुत मासूम थी, मेरी हर बात चुपचाप मान लेती थी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि मेरे अंदर एक अजीब सी सोच थी जिसे मैं किसी भी तरह से खत्म कर देना चाहता था। या यूं कहो कि मैं वही पुरानी रूढ़िवादी सोच लेकर बैठा था। लेकिन नीति को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। मैंने उसे समझाने के लिए सिर्फ इतना कहा कि देखो, मैं तो अकेला रहता हूँ, घर में ज्यादा सामान भी नहीं खरीद रखा है, इसीलिए मुझे घर गृहस्थी की ज्यादा समझ ही नहीं है कि क्या लेना चाहिए और क्या नहीं। मुझे तो यही चादर मिली, इसीलिए मैंने यही बिछा दी। उसने भी मेरी बात पर भरोसा कर लिया। फिर वक्त के साथ मेरे दिमाग में जो सवाल थे वो भी पूरी तरह से खत्म हो गए। मुझे भरोसा हो गया था कि मेरी पत्नी एक ईमानदार लड़की है। कुछ ही दिनों में नीति ने घर की सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभालनी शुरू कर दी थी। वो मेरी हर छोटी बड़ी बात का बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन मैं उसके सामने जो अब तक एक अलग ही नितेश बनने की कोशिश कर रहा था, वो असल में मैं था ही नहीं। अंदर से तो मैं बिल्कुल अलग इंसान था। मैं बहुत चालाकी से उससे अपनी हर बात मनवा लेता था। अगर वो कभी मुझे घर के लिए कोई सामान खरीदने को कहती तो मैं तुरंत उसे बातों में उलझाकर कह देता कि अभी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैं सिर्फ खर्च करना नहीं चाहता था। नीति मेरी हर बात मान लेती थी। उसे लगता था कि मैं दिन रात मेहनत करता हूँ और घर के हालात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके दिल में मेरे लिए भरोसा था, प्यार था। उसे पूरा यकीन था कि मैं उसका रक्षक हूँ और कभी उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। लेकिन मैं उसके इसी अंधे भरोसे का फायदा उठा रहा था। आज जब मैं अपनी जिंदगी को पलट कर देखता हूँ तो मुझे अपनी हर घटिया हरकत साफ दिखाई देती है कि मैं क्या कर रहा था। किस तरह मैं सिर्फ दूसरे लोगों को ही नहीं बल्कि अपनी पत्नी को भी धोखा दे रहा था। लेकिन उस वक्त मुझे अपनी इन हरकतों पर जरा भी अफसोस नहीं था। तब तो मुझे लगता था कि मैं जो कर रहा हूँ वही बिल्कुल सही है और मुझे खुद पर जरा भी शर्म महसूस नहीं होती थी। मैंने अच्छाई का ऐसा चोला ओढ़ रखा था जिसकी वजह से नीति कभी मेरी असलियत जान ही नहीं पाती थी। लेकिन हाँ, मेरे मन के किसी कोने में हमेशा ये डर बना रहता था कि कहीं कोई बाहर वाला नीति को मेरी असलियत ना बता दे। होली का त्योहार आने वाला था। नीति पापड़ बना रही थी, इसीलिए वो छत पर गई हुई थी। मैं अपने कमरे में बैठकर कुछ हिसाब किताब का काम देख रहा था। वो काफी घंटों से पापड़ बनाने का काम कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं देख लूं जरा काम पूरा हुआ भी या नहीं। मैं जब सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर गया और जब आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा तभी मैंने किसी आदमी की आवाज सुनी। वो आवाज दीवार के बिल्कुल किनारे से आ रही थी। वो मेरी पत्नी से कह रहा था कि आपने ऐसे इंसान से शादी क्यों की? ये तो एक नंबर का धोखेबाज आदमी है। ये शब्द सुनते ही मेरे कदम वहीं रुक गए और मुझे जोरदार झटका लगा। मैंने तुरंत सोचा कि आखिर ये कौन है जो मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहा है। मैं चुपचाप एक सीढ़ी नीचे की तरफ उतर गया और कान लगाकर ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा, पर उसके बाद तो जैसे कोई आवाज ही नहीं आई। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर सामने की तरफ झांका, पर वहां कोई भी नहीं था और नीति चुपचाप पापड़ बनाने में लगी हुई थी। मैंने हैरानी से इधर उधर देखा, आसपास की छतों पर भी जाकर देखा, लेकिन चारों तरफ मुझे सिर्फ सन्नाटा ही दिखाई दिया। वहां मुझे कोई आदमी नजर नहीं आया। मैंने अपने चेहरे के हाव भाव एकदम नॉर्मल किए और नीति से कहा, कब से तुम इतनी धूप में ये पापड़ बना रही हो? चलो नीचे, कहीं तुम बीमार ना पड़ जाओ। वो कहने लगी, अरे बस अभी तो सारे पापड़ बन ही चुके हैं, अब सिर्फ सूखने ही बाकी हैं। आप चलिए, मैं आ रही हूँ। मैंने कहा, ठीक है। नीचे आते ही मेरे दिमाग में वही सारी बातें चलने लगी कि आखिर वो आवाज किसकी थी और अगर सच में वहां कोई आदमी था तो फिर वो अचानक से गायब कहाँ हो गया।
काफी देर सोचने के बाद मैंने खुद को समझाया कि शायद मुझे सुनने में कोई गलती हो गई होगी। कभी कभी खुले में आवाज कहीं दूर से भी आती है तो वो भी पास से ही महसूस होती है। मैंने इस बात को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करने लगा। मैं एक बहुत ही कंजूस किस्म का इंसान था। अपने लिए तो मैं हर अच्छी चीज खरीदता था। अच्छा खाना, महंगे फल, ये सब मुझे पसंद था और अच्छी चीजें मैं घर में लाता भी रहता था। इसीलिए नीति को कभी ये नहीं लगता था कि मैं पैसे खर्च करने में बहाने बनाता हूँ। वो सोचती थी कि जो आदमी घर में इतना सारा सामान लाता है वो भला कंजूस कैसे हो सकता है। हमारी शादी को अभी कुछ महीने ही हुए थे कि एक दिन नीति मुझसे बोली कि इस घर का पानी बहुत ही नमकीन सा आता है, शायद खारा है। मैं कपड़े धोती हूँ तो वो बहुत ही खराब हो जाते हैं। मेरे तो सारे ही सूट खराब हो गए। मुझे आप 2-3 सूट लाकर दे दीजिए। मैंने तुरंत इस बात को घुमाना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा कि अरे आज के जमाने में भला घर पर सूट पहनता ही कौन है। तुम मेरे शॉर्ट्स पहन लिया करो और ऊपर टी-शर्ट डाल लिया करो। उससे तुम्हारे सूट खराब भी नहीं होंगे और इस तरह तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। वैसे भी हमारे घर में यहाँ है ही कौन, आराम से रहो ना। नीति ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्से वाला भाव आया। वो कहने लगी, लेकिन मुझे इस तरह से कपड़े पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे सलवार सूट पहनना ही पसंद है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो मुझसे बोली, आप एक बात बताइए, अगर आपके कपड़ों में कोई खराबी हो जाएगी तो क्या आप मेरे कपड़े पहनना शुरू कर देंगे? ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, तुम ये कैसी बकवास बातें कर रही हो? वो कहने लगी, तो फिर आप मुझे अपने कपड़े पहनने के लिए क्यों बोल रहे हैं? ये सुनकर मैं चुप हो गया। फिर वो मेरे पास आकर बैठ गई और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, क्या आपके पास पैसों की कमी है जो आप मुझे 2 जोड़ी सूट तक खरीद कर नहीं दे सकते हैं? उसकी ये बात सुनकर मुझे और गुस्सा आ गया। मैंने कहा, अच्छा तो इसका मतलब तुम्हारे मुंह में जुबान भी है? वो बोली, जुबान तो सबके मुंह में ही होती है ना। उसका जवाब सुनकर मैं कुछ पलों के लिए हैरान रह गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी मासूम और सीधी लड़की एक दिन मुझे इस तरह पलटकर जवाब भी दे सकती है। लेकिन उसके इस तरह कहने से भी मेरा दिल नहीं पसीजा। मैं फिर भी उसे कोई कपड़े खरीद कर नहीं दिए। मैं हमेशा सोचता था कि भला नीति से शादी करने के बाद मुझे कोई दहेज या सामान तो मिला नहीं है। मुझे क्या ही फायदा हुआ जो मैं उस पर बिना बात पैसे खर्च करूं। वक्त गुजरता गया और नीति उन्हीं पुराने और घिसे पिटे कपड़ों में ही काम चलाती रही। कभी किसी कुर्ती का कपड़ा ज्यादा घिस जाने की वजह से वो पतला हो जाता तो कभी उसे आस्तीन पर रफू करवाना पड़ता या कभी बार बार सिलाई करनी पड़ती। लेकिन वो चुपचाप ये सब झेलती रही। उसकी इस हालत को देखने के लिए ना तो मेरे परिवार में कोई था और ना ही उसका कोई अपना था जो उससे उसका हाल चाल पूछता। लेकिन अगर कोई होता भी तो उसे यकीन ही नहीं होता कि अभी उसकी शादी को सिर्फ 4 महीने ही हुए हैं और वो ऐसे कपड़ों में अपनी जिंदगी बिता रही है जैसे कि वो न जाने कितने सालों से गरीबी का शिकार हो, जबकि मेरे पास पैसों की कोई कमी भी नहीं थी। इधर नीति से शादी के कुछ महीनों बाद ही मेरी जिंदगी में कोई और ही आ चुकी थी। मैं जानता था कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, लेकिन उस वक्त मुझे सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं था। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसकी बातों में एक अजीब सी कशिश थी और इसीलिए मैं उसकी तरफ जाने से खुद को रोक ही नहीं पाया। धीरे धीरे हमारा रिश्ता आगे बढ़ गया। वो अकेली रहती थी। मैं अक्सर उसके घर चला जाता था। मेरे लिए ये सब एक मामूली सी बात बन गई थी। जबकि मैं जब घर आता तो नीति मुझे पहले की तरह ही प्यार देती, मेरा ख्याल रखती, मेरी बहुत इज्जत करती। वो मेरे लिए खाना बनाती, मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखती। लेकिन मैं तो उसके भरोसे के बदले में उसे धोखा दे रहा था। यूं ही दिन गुजरते रहे और फिर वही हुआ जो हमेशा से होता आया है। कहते हैं कि एक औरत का सिक्स सेंस बहुत तेज होता है। वो अपने आदमी की बेवफाई को महसूस कर ही लेती है और ऐसा ही हुआ। नीति को भी शक हो गया। पहले तो वो चुप रही, लेकिन फिर उसने सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए। और एक दिन जब मैं घर आया तो वो रोज की तरह मुझे कुछ अलग सी लगी। वो एकदम शांत थी और उसके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात को उसने मुझे कमरे में बुलाया। मैं अंदर पहुंचा तो वो उस वक्त कुर्सी पर बैठी थी और सामने मेज पर मेरा फोन रखा हुआ था। उसके साथ कई सारे कागज भी पड़े हुए थे। ये सब देखकर मैं एक पल के लिए चौंक गया।
उसने मेरी तरफ देखा और बहुत ही गंभीर अंदाज में बोली, बैठ जाइए नितेश। मैं भी बैठ गया। वो बोली, आज मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं। उसका इस तरह का अंदाज देखकर मुझे समझ आ गया कि आखिर बात क्या है। उसने फिर एक एक करके मुझे मोबाइल के सारे स्क्रीनशॉट दिखाने शुरू किए। कमरे में एकदम सन्नाटा था। उसने कहा, ये सब क्या है? मैंने स्क्रीनशॉट देखे। वो सारे मैसेज थे जो मेरे और उस दूसरी लड़की के बीच हुए थे। ये सब देखकर मुझे गुस्सा आने लगा। मुझे अपनी गलती पर कोई शर्मिंदगी नहीं हुई, बल्कि मुझे ये बहुत बुरा लगा कि उसने मेरा फोन चेक कर लिया। मैं तेज आवाज में चिल्लाकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरा फोन चेक क्यों किया? नीति बोली, क्योंकि मुझे शक था और मेरा शक बिल्कुल सही निकला। मैं गुस्से से बोला, तो मैं एक मर्द हूं और आदमी ऐसे ही होते हैं। ये सुनते ही नीति की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारी शादी को अभी सिर्फ 7 महीने हुए हैं। क्या तुम्हारा दिल मुझसे इतनी जल्दी भर गया जो तुमने इस तरह की घटिया हरकतें करनी शुरू कर दी? मैंने बड़ी ही लापरवाही से उससे कहा, हाँ, तुम जो चाहे वो समझो, ये मेरी मर्जी है और मैं कुछ भी करूं, तुम्हें इससे क्या? ये सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने एक और स्क्रीनशॉट मेरे सामने रखा। वो बैंक ट्रांजैक्शन का सबूत था। उसमें साफ लिखा था कि मैंने उस लड़की को 50,000 रुपए भेजे थे। वो दुखी अंदाज में बोली, मुझे 2 जोड़ी सूट खरीदने के पैसे नहीं दिए थे आपने, और तुम्हारे पास उस लड़की को 50,000 रुपए शॉपिंग के लिए भेजने के लिए पैसे थे। मैं चुप रह गया। फिर वो बोली, और आपको पता है आपके जैसे इंसान का अंजाम क्या होता है? ये सुनकर मेरा गुस्सा फट पड़ा। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे नसीहतें दे रही है। मैं अपनी जगह से उठा तो वो भी खड़ी हो गई। मैंने उसे जोरदार धक्का दिया। नीति लड़खड़ाई, उसका संतुलन बिगड़ा और वो पीछे दीवार से टकरा गई। एक तेज आवाज गूंजी, फिर वो जमीन पर गिर गई। मैं कुछ पल उसे देखता रहा। वो बिना किसी हरकत के पड़ी रही। मैंने सोचा कि शायद वो नाटक कर रही है। मैंने उसे आवाज दी, पर पलटकर कोई जवाब नहीं मिला। मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गया। मैं उसके पास गया, उसे हिलाया डुलाया, पर वो तो होश ही में नहीं आ रही थी। मेरे हाथ पैर फूलने लगे। मैं उसे जल्दी से उठाकर हॉस्पिटल लेकर गया। पूरे रास्ते मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आते रहे। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर उसे अंदर ले गए। मैं बाहर बेचैनी से इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कहा कि चिंता की बात नहीं है, वो बेहोश हो गई थी। मैंने चैन की सांस ली, पर डॉक्टर ने एक और बात कही जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया। डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, आप पिता बनने वाले हैं। एक पल के लिए तो मेरा सारा डर ही खत्म हो गया और चेहरे पर खुशी आ गई। मैं लगातार यही सोचने लगा कि मेरा बच्चा अब इस दुनिया में आने वाला है। कुछ देर बाद हम घर वापस आए। नीति अभी भी आधी बेहोशी की हालत में थी। मैं उसके पास ही बैठा रहा। काफी देर बाद उसने धीरे धीरे आंखें खोली। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर उसने एक झटके से अपना हाथ पीछे किया और कहने लगी कि मुझे हाथ मत लगाना। मैंने प्यार से कहा कि तुम मां बनने वाली हो। ये सुनकर वो दंग रह गई। उसकी आंखों में हैरानी दिखने लगी। फिर वो बोली, लेकिन क्या फायदा ऐसी औलाद का जिसका पिता बेवफा हो। उसकी आवाज ये कहते हुए भर आई। वो बोली कि इस बच्चे की माँ के साथ उसका बाप कैसा व्यवहार करता है, तो सोचो ये बच्चा कितना बदकिस्मत होगा। मैं जानता था कि अगर मैं इस वक्त उसे नहीं मना पाया तो शायद फिर वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैंने भी तुरंत ही रोने का नाटक किया। हालांकि मेरे आंसू सच्चे नहीं थे, मैं सिर्फ रोने की अच्छी एक्टिंग कर रहा था। मैंने रोते हुए कहा कि प्लीज नीति, मुझे माफ कर दो। देखो, मैं दोबारा उस लड़की से बात नहीं करूंगा, कभी उसे कोई मैसेज नहीं भेजूंगा। अब तो तुम माँ बनने वाली हो, हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। मैं बस तुम्हारा ख्याल रखूंगा, बच्चे के साथ खेलूंगा, उसका भी ख्याल रखूंगा। अब तो तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तुम आखिर मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ लिए और फिर उसकी कसम भी खाई कि मैं अब दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। नीति चुपचाप मेरी बातें सुनती रही। फिर वो बोली कि अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, उसका नंबर अभी मेरे सामने डिलीट करो और हर जगह से ब्लॉक कर दो। मैंने तुरंत कहा, ठीक है, मैं अभी करता हूँ। मैंने मोबाइल निकाला, उसके सामने नंबर डिलीट किया और हर जगह से ब्लॉक भी कर दिया। नीति ये सब देखती रही और उसके चेहरे पर अब थोड़ा सा सुकून देखने लगा था। वो माँ बनने वाली थी। उसके दिल में अपने आने वाले बच्चे की खुशी भी थी। शायद इसीलिए वो मुझे दोबारा एक उम्मीद दे रही थी।
लेकिन वो मेरी असली सच्चाई तो जानती ही नहीं थी। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। मैं सीधा दूसरे कमरे में पहुंचा, मोबाइल निकाला और फिर उस नंबर को दोबारा से मैंने सेव कर लिया। इस बार मैंने उसका नाम बदलकर एक लड़के के नाम से सेव किया। अब मेरी पत्नी के लिए मेरी सच्चाई को पकड़ पाना नामुमकिन था। अगले महीने मैं नीति को दोबारा से चेकअप के लिए डॉक्टर के पास लेकर गया। सुबह का वक्त था, इसीलिए मौसम काफी हल्का फुल्का और ठंडा था। हम दोनों रिक्शे में बैठकर क्लिनिक पहुंचे। नीति के चेहरे पर मां बनने की खुशी साफ दिख रही थी और रास्ते भर अपने पेट पर वो हाथ रखे बैठी रही, जैसे कि आने वाले बच्चे के बारे में सोच रही हो। क्लिनिक में काफी भीड़ भाड़ थी। वेटिंग रूम में और भी औरतें बैठी हुई थीं। कुछ के साथ उनके पति आए थे और कुछ अपनी माँ के साथ आई थीं। वहां की दीवारों पर बच्चों की हेल्थ और प्रेगनेंसी के दौरान किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, इन सब चीजों को लेकर अलग अलग तरह के पोस्टर लगे हुए थे। जब हमारी बारी आई तो हम डॉक्टर के कैबिन में पहुंचे। डॉक्टर ने नीति का चेकअप किया और कुछ सवाल पूछे। मैं काफी देर से एक ही बात सोच रहा था कि आखिरकार मुझे मौका मिला, तो मैंने डॉक्टर से तुरंत पूछा कि ये बताइए, बेटा पैदा होगा या बेटी? डॉक्टर ने गौर से मेरी तरफ देखा और फिर धीरे से बोले कि अभी तीसरा महीना शुरू हुआ है, इतनी जल्दी ये सब पता नहीं चल सकता। मैंने कहा कि लेकिन दूसरे देशों में तो तुरंत पता चल जाता है। डॉक्टर पीछे की तरफ टेक लगाकर बैठे और बोले, उनके पास एडवांस मशीन्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर आमतौर पर 5वें महीने या उसके बाद ही अंदाजा लगता है। मैं सिर हिलाते हुए कहा कि चलिए ठीक है। नीति चुपचाप हमारी बातें सुनती रही। चेकअप होने के बाद हम वापस घर आ गए। रास्ते भर भी वो चुप रही थी। घर पहुंचकर उसने मुझसे पूछा कि आपको ये सब जानने की इतनी जल्दी क्यों है? मैंने कहा कि कहना क्या चाहती हो? वो बोली, चाहे बेटा हो या बेटी, लेकिन वो तो हमारा ही बच्चा होगा ना, और वैसे भी ये हमारी पहली संतान है। उसकी आवाज में ये कहते हुए खुशी थी। वो अपने आने वाले बच्चे के ख्यालों में खोई थी, लेकिन मेरे दिमाग में तो अलग ही खिचड़ी पक रही थी। मैंने उससे कहा, अरे अगर एक बार बेटी हो गई ना तो फिर बेटियां ही पैदा होती रहेंगी। ये सुनते ही नीति हैरानी से बोली, ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपसे ये सब किसने कह दिया? मैंने कहा कि हाँ, ऐसा ही होता है। हमारे गांव में तो सब लोग यही कहते हैं और मैंने ऐसा होते हुए भी देखा है। अगर किसी औरत की पहली बेटी हो जाती है तो फिर अक्सर दूसरी भी बेटी ही होती है। मैं पूरी गंभीरता से अपनी बात पक्के तौर पर कर रहा था, लेकिन नीति के चेहरे पर एकदम से नाराजगी दिखने लगी। मैंने कहा, अगर 2 बेटियां हो गई ना तब तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। नीति तुरंत तपाक से बोली, क्या मुश्किल हो जाएगी? कुछ भी नहीं होगा, समझ गए आप? ये कहते हुए वो जोर से चिल्लाने लगी। बोली कि आपको पता भी है, आज के समय में लोगों को औलाद नसीब तक नहीं हो रही है। अरे हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे घर संतान पैदा हो रही है। उसकी बातें सुनकर साफ लग रहा था कि उसके लिए बेटा और बेटी दोनों बराबर ही थे, लेकिन मेरी सोच उससे मेल नहीं खाती थी। मैं चुप हो गया। नीति फिर से बोली, मुझे तो समझ में नहीं आता कि लोग बेटा और बेटी में इतना अंतर क्यों करते हैं। आखिर बच्चा तो बच्चा होता है ना। मैं थोड़ा चिढ़कर बोला, ठीक है, क्योंकि मैं बहस खत्म कर देना चाहता था। पर नीति की आदत थी कि वो हर बात के पीछे की वजह जानना चाहती थी। फिर भी मैंने दूसरी बातें शुरू कर दी और नीति अपने आने वाले बच्चे के लिए तैयारियां शुरू करने लगी थी। वो अपने पेट पर हाथ रखकर सहलाती, अपने बच्चे से बातें करती। उस वक्त वो शायद एक माँ की तरह सोच रही थी, लेकिन मैं अभी भी एक पिता बनने से ज्यादा अपने स्वार्थ और अपनी घटिया सोच में उलझा था। सच कहूं तो मुझे सिर्फ बेटा चाहिए था। मैं शुरू से यही उम्मीद लगाए बैठा था कि मेरे घर बेटा पैदा होगा, ताकि वो बड़ा होकर मेरी ही तरह मेरा कारोबार संभाले और मेरा नाम आगे लेकर चले। जैसे जैसे महीने बीत रहे थे, मैंने बच्चे के लिए खरीदारी भी शुरू कर दी थी। मैं जब भी मार्केट जाता तो लड़कों के कपड़े ही खरीदता, छोटे छोटे जूते, खिलौने। मेरे दिमाग में हर वक्त सिर्फ बेटा ही घूमता रहता। जैसे ही 5वां महीना पूरा हुआ, मैं नीति को लेकर डॉक्टर के पास गया। उस दिन क्लिनिक में बहुत भीड़ थी। नीति बहुत खुश दिख रही थी। फिर हमारी बारी आई। डॉक्टर ने चेकअप किया। कुछ मिनट बाद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और जब मैंने उन्हें कुछ रकम दी तो उन्होंने मुझे बता दिया कि बेटी होने वाली है। ये सुनकर नीति तो बहुत खुश हो गई। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो बार बार डॉक्टर को थैंक यू कह रही थी, लेकिन मुझे बहुत गहरा सदमा लग गया था। मैं चुपचाप बैठा रहा। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था।
क्लिनिक से निकलते वक्त नीति बार बार मुस्कुरा रही थी, जबकि मैं एकदम शांत था। घर पहुंचते ही मेरा मूड बहुत खराब हो गया। नीति मुझे देखती रही, फिर मेरे पास आकर बोली, क्या हो गया है? मैंने कहा, कुछ नहीं। वो फिर मुस्कुराकर बोली, मुझे पता है आपको क्या प्रॉब्लम है, चिंता मत करिए ना, अगली बार बेटा भी हो जाएगा। उसने ये बात हंसते हुए कही, लेकिन मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में अभी भी यही बात अटकी हुई थी कि अगर पहली बेटी हो गई तो फिर आगे भी बेटियां ही होंगी, और फिर ये पूरा घर बेटियों से भर जाएगा, और मेरा जितना भी पैसा है वो सब उन पर खर्च हो जाएगा। उन बेटियों की तो एक दिन शादी हो जाएगी, मुझे ढेर सारा दहेज भी देना पड़ेगा, फिर वो सब अपने अपने घर चली जाएंगी। मैं इन फालतू के ख्यालों में डूबा हुआ था। मैं सोचने लगा कि जिसके घर में बेटियां होती हैं वो आदमी कितना परेशान रहता है। हर वक्त उसे अपनी इज्जत और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर रहना पड़ता है। भले ही ऐसा सच में नहीं होता हो, लेकिन मेरी सोच बहुत पिछड़ी हुई थी। इसी वजह से मैं अब कोई खुशी महसूस नहीं कर रहा था। धीरे धीरे ये बात मेरे मन में और भी ज्यादा गहरी बैठ गई और मुझे नीति से चिढ़ होने लगी थी। ऊपर से वो मुझसे बहुत सवाल जवाब करती थी, हर बात जानने के लिए पीछे पड़ जाती थी। कई बार मुझे अपने पास बिठाकर पूरी बात की तह तक पहुंच जाती थी। मुझे उसकी आदत बहुत गुस्सा दिलाने लगी थी। मैं चाहता था कि वो पहले की तरह हो जाए और चुपचाप आंखें बंद करके मुझ पर भरोसा कर ले, लेकिन अब वो ऐसी नहीं रही थी। दूसरी तरफ मेरी जिंदगी में अभी भी वही लड़की थी जिसका नंबर मैंने एक लड़के के नाम से सेव कर रखा था। जब भी उसका मैसेज आता तो मैं खुश हो जाता। मुझे लगता कि मेरे पास एक दूसरा रास्ता भी है। सच तो ये है कि अगर इंसान को लगने लगे कि उसके पास दूसरा रास्ता भी है तो फिर उसका सोचने का तरीका भी बदल जाता है। वो कई तरह के फैसले लेने लगता है। मैं भी उन्हीं दिनों एक अलग फैसला सोच रहा था। वैसे भी मेरी हालत खराब होने लगी थी। मैंने बहुत सारे लोगों से पैसे ले रखे थे। शुरू में सब ठीक था, लेकिन अब वो लोग अपने पैसे वापस मांगने लगे थे। उनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जिनसे उलझना बहुत खतरनाक हो सकता था, क्योंकि वो साधारण लोग नहीं थे। अगर उनका नुकसान होता तो फिर वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच सकते थे। कई रातें मैंने इसी टेंशन में गुजारी थी। मैं सोचता रहता था कि कैसे सबसे छुटकारा पाऊं, क्या करूं और आगे की जिंदगी कहाँ जाकर गुजारूं। एक दिन मैं इन्हीं सब ख्यालों में डूबा हुआ घर से बाहर निकला। मेरा ध्यान कहीं और ही था कि अचानक मेरी किसी से टक्कर हो गई। मैं चौंक कर उसे देखने लगा तो सामने एक लंबा चौड़ा नौजवान खड़ा था। उसकी उम्र शायद मुझसे थोड़ी कम थी। वो एकदम गोरा चिट्टा था और साधारण साफ सुथरे कपड़े पहने हुए था। वो तुरंत बोला, अरे ध्यान से चलिए भाई साहब, क्या हो गया है? मैंने हैरानी से उसे देखा और पूछा, आप कौन हैं? वो मुस्कुराकर बोला, अरे मैं तो आपके पड़ोस में ही रहता हूँ, मेरा नाम विकास है। मैं हैरान होकर बोला, तुम कब से रहते हो? वो बोला, अरे मुझे तो यहाँ रहते हुए तकरीबन 1.5 से 2 साल होने वाले हैं। मैं तो हैरान रह गया। मैं अपनी ही दुनिया में इतना खोया हुआ था कि मुझे ये तक नहीं पता था कि मेरे पड़ोस वाले घर में कौन रहता है। मैंने उसे ध्यान से देखा, फिर पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? तो वो हंसने लगा और बोला, अरे नहीं नहीं, अभी शादी नहीं हुई है। लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर मेरे दिमाग में पुरानी बात याद आ गई। मुझे वो दिन याद आ गया जब मैंने छत पर किसी आदमी की आवाज़ सुनी थी। वही आवाज़ जो नीति से कह रही थी कि मैं धोखेबाज आदमी हूँ। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। मेरे मन में ख्याल आया कि कहीं यह आवाज़ इसी आदमी की तो नहीं है। फिर मैं सोचने लगा कि इसका घर भी मेरे घर के साथ जुड़ा हुआ है। उसकी छत भी मेरे घर की छत से मिली हुई है और नीति भी कई बार अकेली छत पर जाती है। ये सब सोचकर मेरे दिल में अजीब सी उलझन होने लगी। लेकिन फिर मेरा ध्यान भटक गया, क्योंकि इस वक्त मैं एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा था, जिसके लिए मैं सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा था। अभी मैं इन्हीं ख्यालों में उलझा हुआ था कि ना जाने कैसे नीति को दोबारा पता चल गया कि मेरा उस लड़की से कांटेक्ट खत्म नहीं हुआ है। मुझे समझ नहीं आता था कि उसे पता नहीं कैसे ये सब पता चल जाता था। वो मेरी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखती थी। उसने मुझे अपने सामने फिर बिठा लिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, आंखों में आंसू थे और चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। मैं समझ गया कि अब मैं फंस चुका हूँ। मैं उसके हर सवाल से और ज्यादा गुस्से में आता जाता रहा था। मेरे अंदर पहले से ही बहुत सारी उलझनें भरी हुई थीं। पैसे मांगने वालों का डर, देश छोड़ने की प्लानिंग और अब ये एक नई मुसीबत मेरे सामने खड़ी थी। और नीति, वो तो लगातार बस बोलती ही जा रही थी, बोलती ही जा रही थी। वो मुझसे बोली, आपने मुझसे वादा किया था, आपने मेरे सामने सब कुछ खत्म कर दिया था, फिर ये सब क्यों किया? मुझे तो ऐसा लग रहा था
जैसे उसकी कोई बात मुझे सुनाई ही नहीं दे रही। मेरे दिमाग में सिर्फ अपनी प्लानिंग ही चल रही थी। इसी वजह से बहस बढ़ती गई। वो तेज तेज चिल्लाने लगी और फिर ये मामला एक बहुत बड़े झगड़े में बदल गया। गुस्से में आकर मैंने उसे जोर से धक्का दे दिया। वो पीछे की तरफ गिरी और उसका सिर दीवार से टकरा गया। वो जमीन पर गिर गई और एकदम सन्नाटा छा गया। मैं तो दंग रह गया। मैं उसके पास गया, उसे आवाज दी, नीति, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी और मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब मैं क्या करूं। मेरे दिमाग में एक के बाद एक खौफनाक ख्याल आ रहे थे। अगर मैं उसे ऐसी हालत में हॉस्पिटल लेकर गया तो मुझ पर ही सवाल उठेंगे। लोग पूछेंगे कि क्या हुआ, और शायद पुलिस भी आ जाए। वैसे भी मेरी जिंदगी में पहले से कितनी सारी मुश्किलें थीं। मैं बहुत डरा हुआ था और इसी घबराहट में मैं एक के बाद एक गलत फैसले लेता जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बार बार कमरे में चक्कर लगा रहा था कि तभी मेरी नज़र घर के स्टोर रूम में रखे एक पुराने बड़े संदूक पर पड़ी। वो मेरे पापा के जमाने का था, भारी भरकम लोहे का बना हुआ, और सालों से उसका कोई इस्तेमाल भी नहीं हुआ था। बदहवासी की हालत में मैंने जैसे तैसे करके नीति को उस संदूक के अंदर ही लिटा दिया और फिर उसके ऊपर कुछ पुराना सामान रख दिया। उस वक्त मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि कैसे भी करके मुझे यहाँ से निकलना है, जितनी जल्दी हो सके। मैं तुरंत नीचे आया। चारों तरफ सन्नाटा था। वो घर जहाँ कभी नीति की आवाज़ गूंजती थी, जहाँ वो मुझसे बहस करती थी, हमारे फ्यूचर के सपने देखती थी, अब सब कुछ सुनसान था। मैंने घर को बाहर से ताला लगाया और निकल गया। कुछ दिन एक दोस्त के यहाँ गुजारे और इस दौरान मैंने देश छोड़ने के लिए अपने सारे इंतजाम पूरे किए। हर गुजरते दिन के साथ मेरी बेचैनी बढ़ रही थी, लेकिन एक सुकून भी था कि ये देश छोड़ने के बाद मेरी सारी मुश्किलें मुझसे दूर हो जाएंगी। वहां रहते हुए मुझे हर वक्त डर लगता था कि किसी दिन पुलिस ना आ जाए, कोई मुझे ढूंढ ना ले, कहीं जिन लोगों के पैसे मेरे पास थे वो मेरे पीछे ना पड़ जाएं। लेकिन थोड़ा वक्त गुजरा और धीरे धीरे मेरा डर कम होने लगा, क्योंकि मेरे कागजात तैयार होने ही वाले थे। मैं उन सब से दूर होने वाला था। ना तो मेरे मोहल्ले वाले मुझ तक पहुंच सकते थे और ना ही वो लोग जिनके पैसे मेरे पास थे। मैं सोचने लगा कि अब नीति का किस्सा भी खत्म हो चुका है। मैं अपने अतीत को बहुत पीछे छोड़ चुका हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि कई बार कुछ कहानियां इंसान का पीछा बहुत दूर तक करती हैं। मैंने अपने मोहल्ले में यह अफवाह भी फैला दी थी कि नीति घर छोड़कर किसी के साथ चली गई है। मैं चाहता था कि उसके बारे में कोई भी सवाल ना करे और ना ही कोई उसे ढूंढने की कोशिश करे। इसीलिए मैंने सबके दिमाग में यही बात बैठा दी कि वो अपनी मर्जी से गई है, और इस काम के लिए मैंने अपने एक पहचान वाले आदमी का इस्तेमाल किया। उसके पास मेरा कुछ हिसाब किताब बाकी था। मैंने उसे कुछ पैसे भेजे तो उसका मेरे पास फोन आया। वह हैरानी से बोला कि आप अचानक कहाँ चले गए। मैंने गहरी सांस ली और बहुत ही दुखी सी आवाज बनाते हुए कहा कि अरे, मेरी बीवी तो किसी और के साथ घर छोड़कर चली गई और इसीलिए अब मेरा वहां दिल नहीं लगता, इसलिए मैं ये देश छोड़कर जा रहा हूँ। उसने बहुत दुख जताया और बात वहीं खत्म हो गई। मैं जानता था कि ऐसी बातें ज्यादा देर छुपी नहीं रहती और जंगल में आग की तरह ऐसी खबरें तुरंत फैल जाती हैं, और यही हुआ। इधर मेरे कागजात तैयार हो गए थे। जैसे ही मैं प्लेन में बैठा, मैंने चैन की सांस ली। प्लेन हवा में ऊपर उठा तो मैंने देखा कि शहर छोटा होता जा रहा था और सब कुछ पीछे छूट रहा था। मैंने इस शहर में खूब पैसा कमाया था, लोगों को धोखा दिया था, कई रिश्ते बनाए और बिगाड़े भी थे, लेकिन अब सब वहीं रह जाएगा। इसके बाद मैं दुबई में अपनी जिंदगी गुजारने लगा। शुरू के कुछ साल तो मैं सिर्फ पैसे कमाने में बिजी रहा, फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मेरे अंदर कुछ बदलाव आने लगे। कहते हैं इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मैं भी नहीं रहा। मैं भी एक अजीब सी उलझन में रहने लगा। वो दिल जो कभी पत्थर का था, जो सिर्फ पैसों के पीछे भागता था, धीरे धीरे नरम पड़ने लगा। रात को जागता तो पुरानी बातें याद आती, अकेले में बैठता तो गुजरे हुए पल आंखों के सामने घूमने लगते। उन सब के बीच एक चेहरा बार बार सामने आता, वो था नीति का चेहरा। मैं जितनी बार भी भगवान से उसे माफ कर देने की प्रार्थना करता, उतनी बार उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता, लेकिन अंदर से एक आवाज आती कि उस औरत की आखिर गलती क्या थी। वो तो एक बुरी पत्नी भी नहीं थी। वो सिर्फ सच जानना चाहती थी। वो सिर्फ अपने घर को बचाना चाहती थी। फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? ये सवाल मुझे अंदर ही अंदर खाने लगा। पहली बार मुझे खुद पर शर्म आने लगी। मैं सोचने लगा कि एक दिन मैं वापस जाऊंगा और सबको सच बताऊंगा, अपना जुर्म सबके सामने कबूल करूंगा, फिर जो सजा मिलेगी उसे भी दिल से मानूंगा। अगर सजा पूरी होने के बाद जिंदगी ने मौका दिया तो फिर एक नई शुरुआत करूंगा।
ये सब सोचते सोचते मुझे 10 साल बीत गए और आखिरकार वो दिन आया जब मैं भारत लौटा। प्लेन से उतरा तो मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। इतने सालों में तो शहर बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं और कई बार इंसान खुद भी पहचान में नहीं आता। मैं सीधा अपने पुराने घर की तरफ गया। ये वही घर था जहां मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज दफन था। घर को देखकर मेरा दिल अजीब सा हो गया। दीवारों का रंग उतर गया था, दरवाजे और खिड़कियों पर धूल जमी थी। ऐसा लगता था जैसे सालों से किसी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मैंने ताला खोला, दरवाजा चरमराहट की आवाज के साथ खुला। अंदर वीरानी पसरी थी। हवा में बंद कमरों की महक फैली हुई थी। हर तरफ धूल ही धूल थी। मैंने एक सफाई करने वाले को बुलाया और पूरा घर साफ करने को कहा। उसने अपना काम शुरू किया। साफ सफाई में पुराना सामान एक तरफ किया जाने लगा। शाम तक ऊपर वाली मंजिल काफी हद तक साफ हो चुकी थी। मैं कुछ जरूरी सामान लेने मार्केट गया, खाने पीने की कुछ चीजें ली और वापस आकर किचन में रखने लगा। मुझे अंदाजा नहीं था कि मोहल्ले वालों को मेरी वापसी की खबर मिल चुकी है। कुछ ही दिनों में पूरे इलाके में बात फैल गई कि नितेश वापस आ गया है। एक हफ्ते के बाद दोपहर के वक्त दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर कई आदमी खड़े थे। उनमें से कुछ के चेहरे मैं पहचानता था। वही लोग थे जिनसे मैंने सालों पहले पैसे लिए थे। कुछ बूढ़े दिख रहे थे, कुछ के बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्सा आज भी वैसा ही था। एक आदमी आगे बढ़कर बोला, तुम्हें क्या लगा था कि हम लोग अपना पैसा भूल जाएंगे? तभी दूसरा चिल्लाकर बोला, इतने साल बाद वापस आए हो, लगता है कि तुम खूब पैसा कमा कर आए हो। अब हमारा पैसा वापस करो। सब लोग एक साथ तेज आवाज में चिल्लाने लगे। सब अपने पैसों के बारे में पूछ रहे थे। मैं चुपचाप उन्हें देखता रहा, फिर बोला कि मैं आप लोगों को पहले एक बात बताना चाहता हूँ। सब चुप हो गए। मैंने कहा, मेरी बात सुनने के बाद आप फैसला कर लेना कि मैं आपके पैसे देने के काबिल हूँ भी या नहीं। एक आदमी गुस्से से बोला, क्या कहना चाहते हो? मैंने गहरी सांस ली, फिर कहा कि मैं एक बहुत बड़ा जुर्म करके गया था और आज उसे मैं सबके सामने कबूल करना चाहता हूँ। वो लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर एक ने पूछा कि आखिर कहना क्या चाहते हो? मैंने कुछ नहीं कहा, मुड़कर सीढ़ियों की तरफ चलने लगा तो वो सब भी मेरे पीछे आने लगे। हम ऊपर की मंजिल पर पहुंचे। मैं उन्हें छत के कोने की तरफ ले गया जहां बरसों पहले वो पुराना संदूक रखा था। उसकी हालत अब खराब हो चुकी थी। उस पर काफी जंग लग चुका था और किनारे जगह जगह से टूट चुके थे और मिट्टी की मोटी परत जमी हुई थी। लोग हैरत से उसे देख रहे थे। एक आदमी ने बेसब्री से पूछा, ये सब क्या है और तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो? मैं संदूक के सामने खड़ा हुआ, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने उसके ढक्कन की तरफ इशारा किया। लोगों ने फिर कहा, अरे बताते क्यों नहीं हो? वो लोग हैरानी से मुझे देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद मैं उन्हें उनके पैसे देने वाला हूँ। मैंने गहरी सांस ली और फिर सबको पूरी कहानी बतानी शुरू कर दी कि कैसे मेरी पत्नी जब माँ बनने वाली थी, मैंने उसे धोखा दिया, उस पर जुल्म किया और फिर जब झगड़ा हुआ मैंने उसे धक्का दे दिया और फिर मैं डर के मारे उसे संदूक में छुपा दिया। ये कहते हुए मेरी आवाज भर आई। पूरे 10 साल का बोझ मेरे दिल पर था। मैंने कहा, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ और आज मैं अपना जुर्म मानता हूँ। आप लोग मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए। मुझे जो सजा मिलेगी मैं खुशी खुशी उसे पूरी करूंगा। मेरे शब्द खत्म हुए और सन्नाटा पसर गया। सब हैरानी से मुझे देख रहे थे। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ। मैं फिर कांपते पैरों के साथ एक एक कदम उस संदूक की तरफ बढ़ाए और जंग लगे हुए ताले को हाथ लगाया। देखा तो ताला तो पहले ही टूटा हुआ था। शायद लोहा बहुत पुराना हो चुका था। मैंने ढक्कन को धीरे धीरे उठाना शुरू किया। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि कानों तक सुनाई दे रही थी। मैं सोचने लगा कि जैसे ही ढक्कन खुलेगा मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। ढक्कन चरमराती हुई आवाज के साथ खुला और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरा गला सूख गया। मेरी सांस सीने में अटकने लगी क्योंकि संदूक के अंदर ना तो नीति का कोई निशान था, ना कोई कपड़ा और ना ही कोई ऐसी चीज जो 10 साल पुराने उस खौफनाक हादसे की गवाही देती, बल्कि उसके अंदर तो हर तरफ नोट ही नोट रखे थे। पैसों की गड्डियां रखी थी, इतनी ज्यादा कि संदूक ऊपर तक भरा हुआ था। मेरे आसपास खड़े लोगों ने जब अंदर का नजारा देखा तो उनकी आंखें चमक उठी। अचानक एक आदमी बोला, अच्छा तो ये रहे हमारे पैसे। अरे इसका मतलब तुम हमारे साथ मजाक कर रहे थे। तभी दूसरे ने कहा, अरे मैं तो पहले ही कह रहा था कि जब ये वापस आएगा तो खाली हाथ नहीं आएगा। और बस इसी एक सेकंड के बाद पूरी भीड़ संदूक पर टूट पड़ी।
किसी ने एक गड्डी उठाई, किसी ने दो और किसी ने उससे भी ज्यादा। कुछ ही सेकंड में वहां ऐसा नजारा बन गया जैसे लूटमार चल रही हो। मैं तो हैरत से देखता रह गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा कि अरे रुक जाओ, रुक तो जाओ, पहले मेरी बात तो सुन लो। लेकिन अब मेरी सुनने वाला कौन था? 10 साल के पैसों का हिसाब उनके सामने पड़ा था। हर इंसान अपना हिस्सा निकालने में लगा हुआ था। कोई नोट गिन रहा था, कोई जेब में भर रहा था, कोई थैली में डाल रहा था। कुछ ही देर में वो संदूक पूरा खाली हो गया। फिर वो लोग आपस में हिसाब किताब लगाने लगे। जिसके जितने पैसे बनते थे वो उतने लेकर अलग हो गया। किसी ने कम लिए तो किसी ने ज्यादा अपने हिस्से के पैसे उठाए। मैं तो दंग रह गया। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। फिर उनमें से एक ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, थैंक यू नितेश, तुमने हमारे पैसे वापस कर दिए। हमें तो लगा था कि तुम भाग गए हो। हमें लगा कि तुम बहुत बुरे आदमी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर एक ने मजाक करते हुए कहा, अरे तुम ऐसा करो, अपना कारोबार दोबारा से शुरू करो, अरे हम फिर से पैसे लगाएंगे। ये कहकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे और फिर एक एक कर वहां से चले गए। मैं बार बार उन्हें बुलाकर कहता रहा कि अरे रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। पर उनका तो अपना मतलब पूरा हो चुका था और इसीलिए कुछ ही देर में पूरी छत खाली हो गई। सिर्फ मैं वहां अकेला खड़ा रह गया और वो खाली पड़ा संदूक। मैं कुछ देर वहां सदमे में खड़ा रहा। फिर तभी मेरे दिमाग में एक बात बिजली की तरह कौंध गई। आखिर ये पैसे आए कहाँ से? मैं तो इतनी सारी रकम लेकर आया ही नहीं था। मैं दौड़कर नीचे आया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला, बैंक का ऐप खोला और अकाउंट का बैलेंस चेक किया। और जैसे ही स्क्रीन पर जो रकम दिखाई दी उसने तो मेरे होश उड़ाकर रख दिए। मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए होने चाहिए थे, लेकिन अब वहां बस कुछ रुपए ही बाकी थे। मैं बार बार स्क्रीन देख रहा था कि शायद मुझे गलत दिख रहा है, शायद इंटरनेट में कोई खराबी है। पर सच में एक बहुत बड़ी रकम वहां से गायब हो चुकी थी। मुझे बहुत जोरदार झटका लगा। मैं जल्दी जल्दी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री खोली तो वहां पर बहुत बड़ी बड़ी रकम के ट्रांजैक्शन दर्ज थे। पूरी रकम अकाउंट से निकल चुकी थी। मैं अपने आप से ही बड़बड़ाने लगा, ये सब कैसे हो सकता है? ये किसने किया? क्या मेरा अकाउंट किसी ने हैक कर लिया? कई सारे सवाल मेरे दिमाग में चलने लगे। अगर ये पैसे यहाँ से निकले थे तो वो संदूक तक पहुंचे कैसे? वो भी ठीक उतने ही पैसे जितने लोगों का हिसाब बनता था। मैं जितना सोचता उतना ही उलझता जाता। मेरा सिर फटने लगा था और दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। मेरा सिर चकराने लगा और तभी मुझे जोरदार चक्कर आया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो देखा रात हो चुकी थी। सामने अंधेरा पसरा था। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। मैं फर्श पर ही पड़ा था। कुछ पल तक मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ। फिर मेरी नज़र मोबाइल पर पड़ी, जिसकी स्क्रीन रोशन करते ही बैंक का वही मैसेज अब भी दिख रहा था। वही पैसे, वही ट्रांजैक्शन। फिर मुझे सब याद आ गया। मैं फूट फूट कर रोने लगा। ये मेरी 10 साल की कमाई थी, मेरी जिंदगी भर की मेहनत, और एक ही दिन में सब खत्म हो गया था। मैं लगातार सोच सोच कर रोता रहा कि आखिर ये सब कैसे हुआ। ये पैसे मेरे अकाउंट से निकलकर संदूक तक किसने पहुंचाए? मैंने तो ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया। मैंने तुरंत बैंक के हेल्प नंबर पर फोन किया। काफी देर के बाद उन्होंने अकाउंट की जानकारी निकाली और एक आदमी से कहा कि सर, ये ट्रांजैक्शन आपके अपने अकाउंट से हुआ है। मैं चिल्लाने लगा, नहीं, ये सब मैंने नहीं किया, तुम झूठ बोल रहे हो। उसने कहा, सर, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक ये सारे ट्रांजैक्शन आपने ही किए हैं, क्योंकि इसमें कोड का इस्तेमाल भी हुआ है जिसकी अनुमति आपने ही दी है। उसके बाद ही ट्रांजैक्शन मंजूर हुए हैं। मैंने काफी ऊंची आवाज में कहा कि पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ देर के बाद उसने मुझे पूरी डिटेल भेज दी। मैं स्क्रीन को आंखें फाड़कर देखता रहा, हर एक डिटेल को देखता रहा, जिसमें साफ नजर आ रहा था कि ये सब कुछ मेरे दिए हुए कोड के बाद ही हुआ था। मैं तो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। अब मुझे पैसों के जाने का दुख कम और उस राज का खौफ ज्यादा होने लगा कि आखिर ये सब हुआ कैसे। मैं पूरी रात जागता रहा, कभी मोबाइल की स्क्रीन देखता रहा, कभी खाली दीवारों को। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो गया। मेरे अकाउंट से पैसे निकाले कैसे गए और वो संदूक तक पहुंचे कैसे? अगर ये सब किसी ने किया था तो वो कौन था? जैसे ही सुबह हुई मैं थके कदमों से बाहर निकला। गली में सन्नाटा था। तभी मेरी नजर सामने पड़ी। वहां एक नौजवान खड़ा था जिससे कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात भी हुई थी, विकास। हाँ, ये वही विकास था जो इतने सालों से मेरे पड़ोस में रह रहा था। लेकिन आज वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक लड़की भी खड़ी थी। उसकी उम्र लगभग 10 साल के आसपास होगी। जैसे ही मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी,
मैं दंग रह गया क्योंकि उसकी शक्ल मुझसे काफी मिलती जुलती लगी। मैं उसे गौर से देखने लगा। फिर मेरी नजर उसकी आंखों पर गई। वो बिल्कुल नीति जैसी थी। मेरे कदम अपने आप उनकी तरफ बढ़ गए। होंठ सूख गए थे। मैंने कहा, ये सब क्या है? विकास ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न मुस्कुराहट। वो बोला, जब तुम अपनी पत्नी को उस हालत में छोड़कर गए थे तब वो जिंदा थी। यह सुनते ही मुझे भयंकर झटका लगा। वो आगे बोला, उस रात मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। मैं छत पर आया तो कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैं इधर उधर ढूंढते हुए उस संदूक तक पहुंचा। बड़ी मुश्किल से उसे खोला तो देखा अंदर नीति थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। विकास ने कहा, मैं तुरंत उसे अस्पताल लेकर गया। उसके सिर पर गंभीर चोट थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। 3 महीने तक वो अस्पताल में भर्ती रही। अलग अलग तरह से डॉक्टर उसका इलाज करते रहे और मशीनों के जरिए उसे जिंदा रखने की कोशिश की गई। इस दौरान उसके बच्चे को भी बचा लिया गया। फिर विकास थोड़ा चुप हुआ और गहरी सांस लेकर बोला, लेकिन नीति जिंदा नहीं रह पाई। ये शब्द सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट गया। मेरे सामने नीति का चेहरा आ गया। उसकी मासूम मुस्कुराहट, उसकी सादगी, वो औरत जिसने मुझसे प्यार किया और मैंने जिसे सिर्फ दुख दिए। विकास ने उस लड़की के सिर पर हाथ रखा और बोला, मरने से पहले उसने अपनी बेटी की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी थी। तब से मैं ही इसे पाल रहा हूँ। मैंने दोबारा उस बच्ची की तरफ देखा। वो मेरी बेटी थी, मेरा खून, मेरी औलाद, जिसके पैदा होने पर मैं खुश नहीं था, बल्कि जिससे मैं पहले ही नफरत करने लगा था। आज वो मेरे सामने खड़ी थी, इतनी मासूम कि उसे शायद ये भी पता नहीं था कि मैं कौन हूँ। विकास बोला, और जहां तक चोरी हुए पैसों की बात है तो हाँ, वो सब मैंने किया। मुझे पता चल गया था कि तुम वापस आ गए हो। मैंने ही तुम्हें बेहोश करके ये सब किया था। ये मेरा बदला था। मैं चाहता तो बहस करता, तुमसे गुस्सा करता और शोर मचाता, लेकिन मेरे अंदर अब इतनी ताकत बची ही नहीं थी, क्योंकि मैं जानता था कि असली मुजरिम मैं खुद था। मैंने नजर झुका ली। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा। दिल चाहा कि उसे गले से लगा लूं, लेकिन मुझे लगा शायद मैं तो इस अधिकार के काबिल भी नहीं बचा हूं। मैं चुपचाप मुड़ा और वहां से चला आया। आज मैं दुबई वापस आ गया हूं। वो घर जिसे मैंने बाद में मकान मालिक से खरीद लिया था, मैंने अपनी बेटी के नाम पर कर दिया, ये सोचकर कि शायद मैं उसके लिए कुछ तो कर सकूं, शायद अपने किसी फर्ज का थोड़ा सा हिस्सा तो पूरा कर सकूं। लेकिन सच ये है कि कई बार आप कितना भी पछता लो, वो कभी काफी नहीं होता। अब मुझे इस जिंदगी में कोई हमसफर मिलने वाला भी नहीं, और अगर मिल भी गया तो वो नीति जैसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चा प्यार किस्मत में बार बार नहीं लिखा होता। मैंने उसे अपने ही हाथों से खो दिया। मेरी बेटी की किस्मत अच्छी थी कि उसे वक्त पर बचाने वाला पहुंच गया, वरना आज मैं अपनी आखिरी निशानी को भी खत्म कर चुका होता। अब मैं बाकी की पूरी जिंदगी अपने पापों के बोझ तले गुजारूंगा। मेरे लालच ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच, धोखा, बेवफाई और अहंकार इंसान से उसकी सबसे कीमती चीजें छीन लेते हैं। सच्चे रिश्तों और अच्छे कर्मों की कीमत समय रहते अगर ना समझी जाए तो बाद का पछतावा पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाता है। तो दोस्तों, आप लोग किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां लाती रहूं। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसके सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संवाद लेखक की कल्पना पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, सामाजिक जागरूकता और एक नैतिक संदेश देना है। कहानी में दिखाए गए किसी भी प्रकार के अपराध, हिंसा, धोखाधड़ी, घरेलू हिंसा, लिंग भेद या अन्य गलत कार्यों का समर्थन या प्रचार नहीं किया गया है। यदि किसी व्यक्ति, संस्था, स्थान या वास्तविक घटना से कोई समानता प्रतीत होती है तो उसे मात्र संयोग समझा जाए। धन्यवाद।